देश में दिवाली के पहले मोदी सरकार ने जनता को नए स्वरूप वाले जीएसटी के रूप में नया तोहफा दिया है। इस नए टैक्स रिफॉर्म के जरिए देश में अब टैक्स के 4 की जगह 2 ही स्लैब होंगे। इस फैसले से रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होने जा रही हैं। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बड़ी राहत नए रिफॉर्म के जरिए दी गई है। अब इस नए रिफॉर्म को लेकर देश भर में सियासी पारा हाई है और प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी मोदी सरकार के फैसले को लेकर उत्साहित है और टैक्स में दी गई इस राहत को प्रधानमंत्री की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाने वाला फैसला करार दे रही है। कल जीएसटी काउंसिल में निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशानुरूप जीएसटी काउंसिल में ये निर्णय लिया गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से, हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे हमारे छत्तीसगढ़ को सीधा 2000 से 3000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का लाभ होने जा रहा है। टैक्स में कमी को लेकर लंबे समय से उठ रही मांगों के बीच टैक्स स्लैब में कमी देर से ही सही पर असरकारक फैसला है। टैक्स स्लैब का नया स्वरूप सभी सेक्टर पर बड़ा असर डाल रहा है। खास तौर पर स्वास्थ्य से जुड़े हुए उपकरण और दवाइयों में छूट ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। देश की जनता के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो जीएसटी काउंसिल में कल जो निर्णय आया वो ऐतिहासिक निर्णय था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को जिस प्रकार से उन्होंने देश को संकेत किया था उसको इतने अल्प समय में कर दिखाया। तो जो हेल्थ से संबंधित जो इंश्योरेंस है, जो पहले 18% टैक्स जीएसटी लगता था, उसको एकदम जीरो कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो 33 जीवन रक्षक दवाइयों जो सूचीबद्ध हैं, जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही जो कैंसर से संबंधित दवाइयाँ हैं उनको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया है। बीजेपी नए रिफॉर्म फायदे गिनाने से भी नहीं चूक रही है। आम से लेकर खास तक टैक्स की राहत के दावे के चलते कांग्रेस भी इस बात का श्रेय लेने से नहीं चूक रही है कि जीएसटी को लेकर उसका विरोध ही काम आया। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के दावे से अलग कांग्रेस इस फैसले में देरी की वजह से फायदा नहीं मिलने की बात कह रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते रहे हैं कि एक दिन ये गब्बर सिंह टैक्स कहीं न कहीं देश की जनता को लूटने का काम कर रही है और जो टैक्स स्लैब निर्धारण हुआ है वो कहीं न कहीं देश की जनता के लिए घातक है और एक दिन उनको वापस लेना पड़ेगा इस टैक्स को। वो बात आज सत्य साबित हुई और सरकार ने स्लैब वापस लिया, लेकिन उन्होंने महंगाई इतना बढ़ा दिया है उससे आम जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। फिलहाल राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जहां अन्य मुद्दे हावी हो रहे थे, वहीं जीएसटी की बड़ी राहत ने सभी मुद्दों की आवाज को दबा दिया है और अब राजनीतिक बहस का केंद्र एक बार फिर जीएसटी बन गई है। जनता से सीधा जुड़ा हुआ मसाला होने के कारण इसका श्रेय लेने की होड़ भी इसलिए मची हुई है। बीजेपी इस फैसले को लागू कर जनता को महंगाई मुक्ति की सौगात देना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस फैसले का फायदा बीजेपी को ना हो इसके लिए तर्क दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जीएसटी पर मिली राहत को लेकर। जीएसटी की राहत ने पूरे उद्योग जगत को एक तरीके से हिला कर रख दिया है। इस बड़ी राहत की ज़रूरत तो लंबे समय से थी, लेकिन अब इस राहत की घोषणा के बाद एक तरीके से उपभोक्ता भी खुश हैं और वो व्यापारी भी खुश हैं जो कि जीएसटी में राहत की बार बार मांग करते थे। लेकिन जो जारी है वो है सियासत, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती और हर बार हर फैसले में हमें सियासत देखने को मिलती है। तो इस बार जो जीएसटी कम हुई है, जीएसटी का जो राहत भरा पैकेज आया है, उस पर जो श्रेय की राजनीति है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और भाजपा कि पार्टियां आपस में इस बात का श्रेय लेने से नहीं चूक रही हैं कि राहत उनकी वजह से आई। क्या है इसके पीछे की असली लड़ाई और श्रेय किसे देना चाहिए, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे और जानेंगे कि आखिर दावों में किसकी कितनी सच्चाई है।
चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जीएसटी मामलों के जानकार डॉक्टर मुकेश मोटवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ये सीए भी हैं प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर तो एक बहस सी छिड़ ही गई है, क्योंकि जो जीएसटी का दायरा है वो अब सिकुड़ गया है। नया रिफॉर्म भरा जो टैक्स का स्वरूप है वो हमारे सामने आ चुका है। लेकिन ये किसकी वजह से आया, इस बात को लेकर हर बार की तरह राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है। पहले प्रवीण जी से शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी ओपी चौधरी को सुना, श्याम बिहारी जायसवाल को सुना। प्रवीण जी, इसमें लग रहा है कि बीजेपी लंबे समय से सोच रही थी, लेकिन 2017-18 में ये लागू हुआ था जीएसटी, रिफॉर्म करने में इतने साल लग गए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों को श्रेय क्यों दिया जाए। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आदरणीय मोहन जी आपने उठाया है, और इसके पूर्व आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय अमित जी, आपको भी नमस्कार और प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए, आपके जो प्रश्न है उसके मैं चलिए काम करता हूँ। फिर सबसे पहले इतिहास पर जाते हैं। अगर फादर ऑफ जीएसटी देश में किसी को कहा जाता है तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को कहा जाता है। इसके पीछे कारण बता रहा हूँ कि जो विजय केलकर जी ने सुझाव दिया था, तो निश्चित रूप से सुझाव को आदरणीय वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था। तो सन 2000 की बात है, तो निश्चित रूप से 2004 के विषय में जब हमारी सरकार थी तो निश्चित रूप से इस विषय में विजय केलकर के नाम से एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था। और जब देखिए, अगर हम कहें तो अगर कांग्रेस श्रेय ले रही है, 2004 से लेकर 14 तक सत्ता में कोई पार्टी थी तो कांग्रेस थी। भाई आपने लागू क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से आप पे कहीं भी साहस नहीं था, ना ही एक नैतिक आपके पास एक नैतिकता थी कि आप जनता के हित में काम कर सके। 2017 की 1 जुलाई को निश्चित रूप से इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए आदरणीय मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया। इसके पहले आदरणीय कदम देखिए तो निश्चित रूप से बहुत सारे अलग अलग नाम से टैक्स थे, जिसको कहीं ना कहीं समाहित करके जीएसटी टैक्स लागू करके इस देश पर कहीं ना कहीं बड़ा कल्याण किया गया। और लगातार हम कहें तो उस पर कहीं ना कहीं अपडेट्स होते गए, और आज लगभग 8 साल के बाद जो बदलाव हुए, जिसमें केवल 2 श्रेणी पर टैक्स लगाए गए, निश्चित रूप से जनता के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अभूतपूर्ण कदम है। मैं तो कहता हूं कि ऐतिहासिक कदम है, और आने वाली पीढ़ी आज इस कदम को निश्चित रूप से सराहनीय मानेगी। और आप देखेंगे कि लगातार आप विषय किसी भी उठकर देख लीजिए, आज राजनीति भले हो रही है, लेकिन राजनीति के चलते भी कांग्रेस के पास यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है कि इस विषय में कहीं ना कहीं विरोध कर सके। वो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्रेय लेने का बिल्कुल उनके पास कहीं ना कहीं नैतिकता नहीं है, क्योंकि जीएसटी को लाने में उनका कोई योगदान नहीं है। वो तो आदरणीय अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की रणनीति के चलते इस देश का कल्याण आज हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस तो केवल जनता को लूटने और ठगने का काम करते थे। लगातार इतने सालों तक आपने काम किया, लेकिन कभी भी इस विषय में कोई टास्क फोर्स आपने बनाए नहीं। आज जब इतना अच्छा क्रियान्वयन हो रहा है, और महत्वपूर्ण विषय आदरणीय मोहन तिवारी जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा, देखिए जब 17 से हमने लागू किया कि समय समय पर हो सकता है कि कुछ तकनीकियां जो पहलू थे उस पर लगातार विचार मंथन भी हो रहा था, तो सरकार ने इसको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से स्वीकार भी किया। और स्वीकार करने के बाद यदि आज हम केवल 2 स्लैब क्यों आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के कहीं ना कहीं जीडीपी के लिए, आम जनता के लिए बहुत बड़ा विषय है। और आप देखेंगे कि सारे मार्केट्स में, सारे फैक्टर्स में अगर आप देखेंगे आज खुशी के लहर है। नहीं, कोई दबाव के कारण निर्णय लिया क्या हमारे देश के लिए? मूल रूप से बात ये हो रही है कि आप लोग दबाव में आ गए, विपक्ष का लगातार दबाव बना, आम जनता का दबाव बना, इसलिए दबाव में ये निर्णय हुआ है। देखिए, दबाव होता तो पहली बात तो देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई अगर हम कमेटी की हम बात करें तो डॉक्टर विजय केलकर की जो कमेटी 2004 में गठित हुई थी, आपने 4 से लेकर 14 तक क्या किया था? आपके पास तो कहें तो केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार थी, आप ले लेते सारा श्रेय, हम आपको बिल्कुल बधाई देते, लेकिन आपकी निश्चित रूप से मंशा नहीं थी जीएसटी लागू करने की। मैंने कहा ना कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, जनता के हित में लिया हुआ महत्वपूर्ण कदम है। और देखिए, आदरणीय सीएम मुकेश साहब जी यहाँ पर भी है, तो निश्चित रूप से जानते हैं कि जब भी कोई नया टैक्स रिजीम लाया जाता है तो वर्तमान में हो सकता है कि कुछ ना कुछ चुनौतियां आती है, तो सरकार ने इस चुनौतियों को भी समझा, टेक्निकल पहलू पर भी ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं कोई दबाव नहीं है, बीजेपी का ये कहना है। कांग्रेस का पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर मोटवानी जी को सुनेंगे। अमित जी, ये आप लोगों के हाथ से तो गेंद निकल गई, आप लोग वोट चोर चिल्लाते रह गए। इन्होंने प्लान किया, उसको एनालाइज किया होगा, कितना खर्च आएगा, कितना भार पड़ेगा, सब करते रहे, और आप लोग
किसी और मुद्दे पर उलझे रहे। मुद्दा जरूर आप लोगों ने 18 में उठाया था, पर ये मुद्दा हाथ से निकल गया आप लोगों के, और ये बड़ी राहत जनता को मिल गई, सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। ये जन सैलाब बाहर आया, पूरे देश की जनता को दीजिए, ये तो फैसला देश के लिए है। मोहन जी, मुझे लगता है कि आप या तो प्रश्न कर लीजिए या मेरा जवाब सुन लीजिए। आप पहले प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि मैं उन प्रवक्ताओं में नहीं हूँ जो बकते हैं। आप पहले प्लीज, दिस इज द पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, आपसे जो प्रश्न है कर लीजिए, फिर मुझे टोकिएगा मत प्लीज। जी बोलिए बोलिए, करिए मोहन जी प्रश्न। जी थैंक यू। देखिए, मैं तो बिहार की जनता के साथ देश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जनसैलाब वहां पर उमड़ा, तो बीजेपी को समझ में आ गया कि ये वोट चोरों की गिनती अब उल्टी गिनती चालू हो गई है, और ये बदलाव जनता की मांग से नहीं, बीजेपी ने अपनी हार के डर से हुआ है। और ये टैक्स स्लैब अगर पहले बदला गया होता तो बीजेपी के सियासी घबराहट का नतीजा है, सबूत है, और जनता सब समझ रही है साहब, उसे मूर्ख मत समझिए। जो बात आज आपको आज समझ में आई, जिस प्रकार से आप 3 काले कानून लाए थे, बाद में आपको समझ में आया कि इसे नहीं लाना है और आपने हटाया। अगर आज आपको समझ में आ रहा है कि तो स्लैब आपने लाया था, चाहे वो 5% का था, 0%, 5%, 14, 12, 18 और 28, और आज आप 2 स्लैब में उसे ला रहे हैं, तो अगर आज आप ला रहे हैं तो आपने 9 सालों तक उन व्यापारियों को, उस जनता को क्यों प्रताड़ित किया, मुझको ये बताइए। और ये टैक्स स्लैब अगर बदला गया है तो मैं फिर कह दूं, ये टैक्स स्लैब की दरें अगर कब की जा सकती थी तो 9 सालों तक जनता पर क्यों अत्याचार किया गया, मुझको ये बताइए। यही है कि आप समझिए कि बढ़ी हुई महंगाई पर और उस पर बढ़ी हुई जीएसटी लगाकर व्यापारियों की आपने कमर तोड़ी, क्योंकि वो तो व्यापारी तो देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन इतने सालों तक परेशान उनको होना पड़ा, इसलिए जिम्मेदार कौन है? और देश में जिम्मेदारी और जवाबदारी अब तय होना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि ये जो बीजेपी कर रही है, पहले लाठी मारो फिर पाउडर लगाओ, मतलब पहले जीएसटी के नाम पर छोटे दुकानदारों और एमएसपी वाले लोग का दम घोटो और वही सरकार उन्हें बाद में राहत की गोली दे। अरे देश बहुत देर से जागते हैं साहब। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ मोहन भाई, कि जिस प्रकार से 1 जुलाई को 2017 को 151वां संशोधन करके ये लगाया गया था, हमने उस समय भी कहा था कि आपकी तैयारी नहीं है। विश्व का पहला ऐसा कानून जिसकी तैयारी नहीं थी, जिसके फॉर्म नहीं छपे थे, रिफॉर्म इतने बार करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता पर अत्याचार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे प्रबुद्ध जनता पे छोड़ता हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है साहब, जनता बहुत समझदार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और अब तो माकूल जवाब और करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। और ये गब्बर सिंह टैक्स तो फिर हटेगा साहब, ये सरकार हटेगी, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये पूरा स्लैब व्लैब जो पुराना था वही चलेगा, ये गब्बर सिंह टैक्स फिर हटेगा। ठीक है, चलिए हम भी उम्मीद लगाते हैं कि और इसमें राहत मिल जाए, लेकिन एक बड़ी राहत तो मिली गई है, अब इसमें क्या बदलाव हो सकेगा इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब हम सुन लेते हैं जीएसटी मामलों के जानकार मुकेश मोटवानी जी को, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दलों का तो अपना एक नज़रिया होता है, वो अपने पार्टी लाइन के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। मोटवानी जी, क्या लग रहा है ये फैसला जो आया है, कितना इसका मार्केट में असर होगा, मार्केट कितना बूस्टअप होगा, और क्या ये टेरिफ जो वार चल रही है इंटरनेशनल स्तर पर, उस वजह से उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है क्या? जैसे आप देखेंगे कि 2017 में जीएसटी एक्ट लाया गया, तो उसमें 5 प्रकार के टैक्स थे, जिसमें 0%, 5%, 12, 18 और 28% थे। तो अब कहीं ना कहीं जो आम जनता थी उसको 28% मतलब हायर रेट तक के उनको जीएसटी पे करना था, और वहीं व्यापारी भी तंग थे कि उनको 5 प्रकार के टैक्स का पालन करना पड़ रहा था, जिसके कारण बुक्स ऑफ अकाउंट रखने में भी दिक्कतें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग को ध्यान में रखते हुए 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ वो आधारभूत जो इंडिया में विकसित करने के लिए किया गया है उसको आधार रखेगा और उसकी ओर अग्रसर होगा। जैसे आप देखेंगे कि लगभग 175 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो आम जनता के द्वारा उपयोग किए जा रहे थे, जिसका रेट को कम किया गया। जैसे टूथपेस्ट हो गया, पाउडर हो गया, उस पर पहले 18% लगता था, जिसको अब 5% पे लाया गया है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखेंगे
देखेंगे जिसपे जैसे टीवी या एसी है जिसपे 28% टैक्स लगता था उसको अब 18% पे लाया गया है। इसके साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को भी टारगेट किया गया है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस जिसपे पहले 18% प्रीमियम देना पड़ता था अब उसको 0% कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण जो आवश्यक है जिसपे पहले 12% टैक्स लगता था उसको 5% किया गया, जिससे इससे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर भी बूस्ट होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें ट्रैक्टर, टायर या उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उसमें पहले 18 या 12% लगते थे जिसको कि अब 5% कर दिया गया। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा जो देखेंगे आप एजुकेशन सेक्टर है उसमें पेंसिल हो गए, रबड़ हो गए, इसमें भी जो थे पहले 12% या 18% लगते थे उसको 5% कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको साधा गया है और कहीं ना कहीं रेट को कम किया गया जिसका सीधे मुख्य रूप से व्यापारी को तो फायदा होगा ही होगा और आम जनताओं का भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो जीएसटी अपील में जो केस पेंडिंग थे जिसका डिसीजन हो गया है वो हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहते थे लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक के नहीं हुआ था, तो उसका भी अब सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा जिसमें सितंबर तक उस अपील जो पेंडिंग थी उसको आप स्वीकार किया जाएगा, दिसंबर तक उसकी सुनवाई की जाएगी और ऐसे केस जो अपील में जाने चाहिए थे उसका 30 जून 2025 तक आप उस केस को वहां पे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा चेंजेस आया गया है कि जो एमएसएमई में रजिस्टर हैं पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 0 से 30 दिन तक के लगता था, लेकिन अब ऐसे केसेस जो एमएसएमई में रजिस्टर है या ऐसे सेक्टर जो कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक के आईटीसी पास ऑन करते हैं उसको 3 दिन में जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ईज ऑफ डूइंग के लिए बहुत अच्छा स्टेप है और इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक आपको और पॉइंट बताना चाहूँगा कि एक है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि अगर किसी सेल पे अगर दर 5% लेकिन जो वो परचेस करता है उसके ऊपर 5% ज़्यादा मतलब 12 या 18% है तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के पास वो जाम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं अब वो 90% प्रोविजनल बेसिस पे उस फंड को रिलीज कर दिया जाएगा जिससे कि क्या होगा व्यापारी की कार्यशील पूंजी बढ़ेगी और कार्यशील पूंजी बढ़ने से बाजार में तरलता आएगी। क्या वजह क्या लग रही है? टाइमिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कुछ चुनावी वजहों से किया गया है क्या या कुछ ठोस आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से ये फैसला लिया गया? मुकेश जी देखिए, आप जैसे मोदी जी ने 15 अगस्त को बताया था भाषण में कि दिवाली के पहले बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा, तो दिवाली के अलावा गिफ्ट तो देना ही देना था। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि अभी फेस्टिवल का समय है, नवरात्रि आने वाली है जिस समय आम जनता लोग खरीदारी करती है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते आप रेट का इफेक्टिव डेट भी देखेंगे तो 22 सितंबर रखा गया। मतलब जैसे ही पितरपक्ष स्टार्ट होगा ये रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रेट जब चेंजेस होंगे तो बाजार में बूम आएगा और इंडिया जो है ग्रोथ की ओर बढ़ेगी, इकोनॉमिक्स को भी बूस्ट मिलेगा। कुछ चुनावी लाभ फायदा देखते हैं क्या इसमें? ऐसा होगा? सर आप देखेंगे तो जो चेंजेस लाए गए हैं वो इंडिया लेवल पे लाए गए। अब अगर चुनाव जो है वो सिर्फ बिहार में, लेकिन कोई स्पेसिफिक जो भी रेट चेंज किए गए हैं वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं किए गए, पूरे इंडिया के लिए किए। मतलब पूरी आम जनताओं के को ध्यान में रख के लिया गया है और देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए और 3rd जीडीपी कैसे तक पहुंचा जाए उसको ध्यान में रख के लिया गया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और कोई व्यापारियों की और कुछ मांग जो छूट तो नहीं गई है जो आप लोग चाह रहे थे? सब चीज़ कंप्लीट आ गई है या कुछ बचा है अभी भी और करने के लिए? व्यापारी को तो आप जितना दें उतना कम है, ठीक है। अब अभी भी लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे कि जीएसटी रेट में कम किया गया है तो कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस को भी कम किया जाना चाहिए। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे जो भी केसेस पेंडिंग है डिपार्टमेंट में वो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं उस कंप्लायंसेस जो उससे रिलेटेड नोटिस आ रहे हैं उसको कम कैसे किया जाए, व्यापारी कम से कम प्रताड़ित कैसे हो, और ईज ऑफ डूइंग को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोसीजर या टेक्निकल में चेंजेस लाना चाहे वो लाना चाहिए। और आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज भी मीटिंग है तो कंप्लायंसेस से रिलेटेड आज कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे जो कि व्यापार पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो व्यापारी भी खुश है, जनता भी खुश है और कांग्रेस से भी पूछ लेते हैं कि वो कितनी खुश है। श्रीवास्तव जी, अब ये फैसला आ गया, चलिए आप लोग का भी दबाव काम आया होगा, लेकिन अब इस फैसले के बाद जो खुशी है वो जो है वो एक तरफ जाती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या रुख रखती है? कुछ अभी भी उसको कमी बेसी दिखती है क्या? कुछ और आलोचना के पॉइंट बाकी हैं तो बताइए, फिर जवाब लेते हैं प्रवीण जी से। देखिए, मैंने तो आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है सरकार के लिए वो हमेशा सही होती है। उन्होंने पहले भी कहा था कि स्लैब को कम किया जाए,
जनता को राहत दिया जाए। लेकिन सरकार बहुत देर से जागती है। तो कोई सरकार कुंभकर्ण नींद में जो कोई बहुत देर से जागी, मैंने तो कहा ना कि अब आपने पहले आपने जनता को 17 से आज 8-9 साल परेशान किया और आप मलम लगा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने जीएसटी के नाम पर व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान हो रहे हैं, और अब चुनाव आया तो टैक्स घटाकर आप बतिया बनने का काम कर रहे हैं। तो जनता सारी चीजों को समझती है मोहन भाई। पर मैं वही बात मैंने कहा ना कि पहले लाठी मारो फिर बाद में पाउडर लगाओ। लेकिन मैं बता दूं कि इतने बार इसमें अमेंडमेंट हुए और मुझे लगता है कि आगे भी इसमें अमेंडमेंट लोगों को करना चाहिए। जनता आप देखिए, पहले स्टेशनरी पे लगा के रखे थे 12-12%, 18% स्कूली आइटम पे लगा के रखे थे, दवाइयों पे लगा के रखे थे, कैंसर से जो दवाई आती है उस पे लगा के रखे थे। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि आपने इतना प्रताड़ित कर दिया जनता को और अब आप उस पर मलम लगा रहे। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे लगता है और भी अगर सरकार और जैसे अभी मुझे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि अभी मीटिंग चल रही है, तो आगे और भी इन्हें जो जनता के हित में हो वो करना चाहिए। हमारी कांग्रेस की यही मांग है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इतने सालों तक प्रताड़ित करने के बाद, अत्याचार करने के बाद, 9 साल बाद ये जो किया गया है, कहीं ना कहीं सरकार को और रिलीफ देने के जो हो सकता है वो करना चाहिए। ठीक है, चलिए। और इस पूरे फैसले के बाद एक बात तो ये साबित हुई कि कहीं ना कहीं पहले जो टैक्स का स्लैब बनाया गया था, फैसले लिए गए थे, उसमें कमी थी, तभी ये नया रिफॉर्म करना पड़ा, बदलाव करना पड़ा। और यही मुहर लगती है तो सवाल उठते हैं प्रवीण जी कि आप लोग ने पहली बार में सही नहीं किया, जल्दबाजी में किया, 8-9 साल बर्बाद हुए इस वजह से, इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के खिलाफ भी जा सकती हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसका कहूँ तो वर्षवार इसका उत्तर देना चाहता हूँ। फिर से दोहराऊंगा कि सन 2000 में आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं परिकल्पना की थी, और जिन्होंने लीड किया था वो थे डॉक्टर विजय केलकर। 2004 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको भी केलकर टास्क फोर्स कहा जाता है। अब देखिए, 4 से लेकर 14 तक यूपीए सरकार केंद्र में थी। मैं फिर से अगर कहूंगा तो वर्षवार में आपको आंकड़े दे रहा हूँ। 2006 के बहुत सारे बजट के स्पीचेस में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने स्वयं कहा था कि जीएसटी लागू होना चाहिए था। 2006 की बात है। 2009 में एक जो एम्पावर्ड कमेटी थी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की, निश्चित रूप से उसने पहली बार डायरेक्ट पेपर जारी किया था। और 2011 में अमित जी सुन लीजिएगा, 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, आपने एक बिल लेकर आए थे जिसके माध्यम से आप जीएसटी लागू करना चाहते थे। लेकिन अगर कहें तो कहें निश्चित रूप से अगर किसी में कहूं तो नैतिकता की या कहीं ना कहीं साहस की कमी किसी पार्टी में थी तो यूपीए पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में थी। इसलिए जब 10 साल सत्ता में थे तब भी आप ये लागू नहीं कर पाए। लगातार कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जीएसटी लागू करने की 2000 से थी। इसलिए जैसे हम सत्ता में आए 2-3 साल हमने अध्ययन किया और 2017 में हमने इसको लागू किया। और आदरणीय आपने सीएम अमित श्री को निश्चित रूप से सुना, आपने मुख्यमंत्री जी को सुना। लगातार इस फैसले से पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हर्ष का माहौल है। और ये कांग्रेस का आरोप केवल एक मिथ्या, एक हवाबाजी है कि चुनाव के चलते ये कहीं ना कहीं जीएसटी की दरों में कमी की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वर्तमान में चुनाव केवल बिहार में, लेकिन जीएसटी का जो कहीं ना कहीं प्रभाव, टैक्स में जो कमी हुई उससे पूरे पैन इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और जो 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से इसमें एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 10 साल आप केंद्र में 10 साल के पहला सत्ता में थे, आपने क्या किया था? आपने कुछ नहीं किया था। बजट के स्पीच में थे, आपने कमेटी घोषित की थी, 2000 आपने कैरम बिल भी लेकर आया था, लेकिन आपने में निश्चित रूप से नैतिक साहस नहीं था कि इस बिल को आप पारित करवा लो, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे। आप चाहते थे कि जनता पर टैक्स का कहीं ना कहीं बोझ बढ़ते रहे। वो तो मोदी सरकार की अगर आप बात करें तो साहस देखिए कि 2017 में आपने निश्चित रूप से बिल्कुल देखा और लगातार इसमें बदलाव होते हैं जनता के हित में। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय एक बात कह रहे थे कि बार बार ऐसा हुआ वैसा हुआ। आदरणीय सीएम मुकेश साहब है, फिर को मैं कोट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए वो तो जानते ही है। अमित जी आपको बताना चाहूंगा कि जब इनकम टैक्स एक्ट की हम बात करते हैं तो जो फाइनेंस एक्ट था वो 1961 में लागू हुआ था। उसमें लगातार कहने के अमेंडमेंट होता है। जिस प्रकार हम सीए के हम पढ़ाई करते हैं तो हर बार जैसे फाइनेंस एक्ट आता है लगातार उसमें कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो कोई भी एक्ट आता है, चाहे वो फाइनेंस एक्ट हो चाहे वो जीएसटी एक्ट हो, लगातार उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जनता के हित के लिए सरकार काम करती है और लगातार इस प्रकार से 11 साल से मोदी सरकार है, जनता के हित में जो काम हुआ वो अभूतपूर्व है। और इससे कहीं ना कहीं चलिए, इसका फैसला तो जनता करेगी। अगर उसे राहत लगेगी तो वो उसका श्रेय भी देगी। हम एक बार फिर से मोटवानी जी का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि अब आगे आने वाले जो सीजन है उसमें होना क्या जा रहा है, क्या इसका मार्केट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस घटौती का यानी टैक्स में कटौती का
मार्केट में बूम आएगा, खरीदी करने लोग निकलेंगे, घरों के पैसे निकालेंगे क्या? जैसे आप जो आपका क्वेश्चन है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर सेक्टर को फोकस किया गया। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल या डीजल गाड़ी जो छोटी गाड़ी है और हाइब्रिड है उस पर पहले 28% टैक्स लगता था। मतलब अगर वो 10 लाख की गाड़ी है तो 2,80,000 रुपये उसमें टैक्स लगता था, अब वो उसको 18% कर दिया गया है, जो कि अब 1,80,000 लगेगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता का 1 लाख रुपये एक गाड़ी के पीछे बचेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि और जो मैं आपको बताया कि एसेंशियल प्रोडक्ट है उनके रेट कम किए गए, स्टेशनरी का रेट कम किया गया है, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट वगैरह है उसके भी रेट कम किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब अगर रेट कम किया जाता है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है तो उसकी सेलिंग प्राइस भी कम होती है, जिससे क्या होता है कि डिमांड क्रिएट होता है। और अगर डिमांड क्रिएट होता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और कंजम्पशन बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है, जीडीपी में भी उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्या असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फौरी तौर पर यही नज़र आता है कि जब रेट कम होते हैं तो मार्केट में खरीदारी बढ़ती है। हम उम्मीद करते हैं कि त्योहारी सीजन में इसका असर दिखाई देगा। जी श्रीवास्तव जी जल्दी। मोहन जी, अभी मेरे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता ने कहा अमेंडमेंट होते हैं। मैं भी जानता हूं कि अमेंडमेंट होते रहते हैं और अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कानून आता है तो सीधे तौर पे उसपे कई बार अमेंडमेंट होते हैं। लेकिन आपने एक्ट जो बनाया उसपे जो टैक्स आपने लगाया उसको अपनाने के लिए हम उसका शुरू से विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों का विरोध अपनी जगह है, लेकिन आगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका सियासत पर भी, अर्थव्यवस्था पर भी, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। आज समय इतना ही है, विषय काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि श्रेय की राजनीति में कौन कहाँ पर खड़ा है, उसको ज़रूर जनता तौलेगी और उसको परखेगी। तो हम एक बार फिर से डिबेट में बैठेंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ मुकेश मोटवानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रवीण साहू जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।